नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो मेंडल के द्वारा मटर के पादप के चयन के पीछे जो कारण थे उन्हें पढ़ा था। इस वीडियो में हम जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे और कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जीन, युग्म विकल्पी, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, और बाकी की जो डेफिनेशन है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चैप्टर 3 पढ़ रहे थे हम लोग आनुवंशिकी। उसमें हमने मेंडल के बारे में पढ़ लिया, मेंडल के जीवन परिचय के बारे में कि उसने किस तरह से उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए और आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, फिर उसकी सफलता के कारण और मटर के पादप के चयन करने के पीछे क्या कारण थे उन सब के बारे में बात कर ली। मेंडलवाद की जो पुनर्खोज है उसके बारे में बात कर ली। अब इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। जो आनुवंशिक शब्दावली है जिसे अपन जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी कहते हैं उसके बारे में बात करना है। ठीक है ना। तो आनुवंशिक शब्दावली एक्चुअली क्या है कि इस चैप्टर में बहुत से ऐसे टिपिकल वर्ड्स आएंगे, जैसे कुछ तो अपन देखेंगे जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, आनुवंशिक लक्षण, वंशागति, उसी तरह के और बहुत से ऐसे कुछ टिपिकल वर्ड्स आएंगे, जैसे जीन, युग्म विकल्पी, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, एक संकर संकरण। तो ये वर्ड बार बार हमें परेशान करेंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि इनको एक बार जो भी डेफिनेशंस हैं इनसे रिलेटेड उन सबको एक बार पहले ही कवर कर लिया जाए, ताकि बाद में ये दिक्कत बार बार नहीं आएगी। ठीक है, और जब अपन आनुवंशिकता के नियमों की तरफ चलेंगे तो ईजी रहेगा। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, आनुवंशिक शब्दावली यानी कि जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है वो आती है जीन। ये सारी जितनी भी डेफिनेशन अपन जो पढ़ेंगे उसमें मटर के पादप को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि वो अपने पास एक सजीव एग्जाम्पल है। मेंडल ने भी उसको आधार मानते हुए सारी परिभाषाएं बनाई, सारी आनुवंशिकता के नियम बनाए, तो उसको थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन बात करते हैं अपन जीन की। ये जीन क्या होते हैं? तो सजीवों के शरीर में क्या है कि बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मटर के पादप में अपन देखे थे 7 विप्रेसी लक्षण पाए जाते हैं। पादप का आकार, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग। तो इस तरह से कुल मिला के 7 उसमें विप्रेसी लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसे कोई भी सजीव होगा उसमें अलग अलग लक्षण पाए जाएंगे। तो उन लक्षणों को नियंत्रित किया जाएगा कुछ कारकों के द्वारा। प्रत्येक लक्षण को क्या है नियंत्रित कौन करेगा? एक कारक नियंत्रित करेगा। जैसे आकार का गुण है कि पादप लंबा होगा या बौना होगा, इसको नियंत्रित करने के लिए एक अलग से एक कारक होगा जो ध्यान रखेगा कि ये पौधा लंबा होगा या बौना होगा, उसको डिसाइड वही करेगा। ठीक है, पुष्प का रंग है, रंग किस तरह का होगा, पीला होगा या हरा होगा, ये जो है ये कौन डिसाइड करेगा, उसके लिए भी एक कारक होगा। तो इस तरह से हर एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है कि सजीवों के शरीर में कुछ विशेष कारक होते हैं। उन्हीं कारकों को जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया था? जीन नाम दिया था। डेफिनेशन एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सजीव के शरीर में लक्षणों को या प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष कारक पाया जाता है। उसी कारक को जॉनसन ने जीन नाम दिया। तो प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए सजीवों के शरीर में कुछ विशेष कारक
पाए जाते हैं जिन्हें जॉनसन ने जीन नाम दिया। ठीक है ना, तो ये जीन की डेफिनेशन हो जाएगी कि सजीव के शरीर में बहुत सारे लक्षण, उन लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेष कारक, और उन्हीं कारकों को अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी अपने पहली जीन की। दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो आती है युग्म विकल्पी। जिसे कहा जाता है एलिल या फिर एलिलोमॉर्फ। ये बात पहले भी कर चुके हैं अपन कि इस पूरे चैप्टर में हिंदी वर्ड्स के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स हैं, उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, खाली हिंदी शब्दावली से काम नहीं चलेगा। तो अगली जो डेफिनेशन है वो है अपनी युग्म विकल्पी यानी कि एलिल। अब युग्म विकल्पी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वही बात मटर के पादप की, कि मटर के पादप में 7 विप्रेयसी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित कौन करता है, एक कारक करता है। उस कारक को अपन ने क्या नाम दे दिया, जीन नाम दे दिया। अब कोई भी एक जीन है, ठीक है ना, वो एक लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, तो उस जीन के क्या होंगे, 2 स्वरूप होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, एक मटर का पादप है जिसका एक लक्षण है उसका आकार, पादप का आकार। तो पादप का आकार जो है, पादप 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है लंबा और एक हो सकता है बौना। तो ये जो आकार का जो लक्षण है, इसे कौन नियंत्रित कर रहा है, एक जीन नियंत्रित कर रहा है। और इस जीन के क्या हो गए, 2 स्वरूप हो गए, कि वो पादप क्या हो सकता है, आकार में लंबा भी हो सकता है, और वो पादप आकार में क्या हो सकता है, बौना भी हो सकता है। तो इसलिए क्या बात होगी कि सजीवों के शरीर में लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन है, उस जीन के क्या होते हैं, 2 विप्रेयसी स्वरूप होते हैं, 2 विकल्प होते हैं उसके। ठीक है ना, एक लंबा एक बौना हो गया। उसी तरह से मान ले कलर की बात करते तो पीला और हरा हो जाता। ठीक है ना, पुष्प की स्थिति की बात करते तो कक्षीय और अग्रस्त हो जाती। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक कोई जीन जो है उसके 2 विकल्प होंगे। ठीक है, जिसे अपन क्या कह देंगे, युग्म विकल्पी कह देंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वही स्टार्ट वहीं से करता है अपन, कि सजीवों के शरीर में प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कुछ कारक होते हैं। उन कारकों को अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। उस जीन के 2 विकल्प होते हैं, जिसे अपन क्या कह देते हैं, युग्म विकल्पी कह देते हैं। तो जिस तरह से आकार का लक्षण है उसके लिए एक जीन होगा, उस जीन के 2 विकल्प होंगे, एक लंबेपन के लिए और एक बौनेपन के लिए। आई बात समझ में। अब 2 विकल्प हैं, तो इनको कुछ प्रेजेंट करने का तरीका भी होगा, कुछ प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है जेनेटिक्स में। ठीक है ना, क्योंकि बार बार अपन ये तो लिखेंगे नहीं लंबा पादप, बौना पादप, फिर उनमें संकरण कराए तो किस तरह का पादप। तो इस तरह से पूरी थ्योरी नहीं लिखी जाती। जब इनको प्रदर्शित करना हो तो उनके लिए कुछ सिंबल बने हुए, कुछ प्रतीक बने हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अपन जानते हैं लंबा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, टॉल। ठीक है, तो टॉल यहां से अपन ने क्या लेटर काम में ले लिया, टी। तो लंबा कोई पादप है, उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, सिंबल टी। ठीक है, अब बौने को यूं तो क्या कहा जाता है, शॉर्ट कहा जाता है, तो एस आएगा। लेकिन इसमें अपने को ये नहीं लेना है, एस नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के विकल्प है। ये क्या है, एक दूसरे के विकल्प है, ये नहीं तो ये, लंबा नहीं तो बौना। तो कैपिटल टी इसका विकल्प लेने के लिए अपन क्या लेंगे, बौनेपन के लिए स्मॉल टी प्रयुक्त करेंगे। तो पूरे चैप्टर में कहीं भी अपने को लंबा पादप दर्शाना है तो उसके लिए क्या वर्ड आएगा, कैपिटल टी। और बौना है उसके लिए क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा। ठीक है, एक बार इतना ही ध्यान रखना, इसमें आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी नहीं, फिलहाल आप लोग इतना ही ध्यान रखिए कि लंबेपन के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल टी। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का, यानी प्रदर्शित करने का एक तरीका हो गया। तो युग्म विकल्पी की परिभाषा क्या होगी कि सजीवों के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं, उस जीन के 2 विप्रेयसी स्वरूप होते हैं। उन विप्रेयसी स्वरूपों को ही या उन विकल्पों को ही अपन क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी या फिर एलिल कहते हैं। ठीक है, अब तीसरी परिभाषा आएगी इसमें, समयुग्मजी। होमोजियस। ठीक है,
समयुग्मजीवी। तो समयुग्मजीवी में क्या हो जाएगा, डेफिनेशन वहीं से स्टार्ट करनी। सजीवों के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जीन पाए जाते हैं। प्रत्येक जीन के दो विप्रेषी स्वरूप होते हैं या दो विकल्पी होते हैं जिन्हें हम युग्म विकल्पी कहते हैं। अब अगर ये दोनों विकल्पी समान हो, अगर ये दोनों विकल्पी समान हो तब तो वो पादप क्या हो जाएगा, समयुग्मजीवी हो जाएगा। ठीक है ना। क्या बात की अपन ने कि सजीवों के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जीन है, उस जीन के दो विकल्प होते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। अब अगर उस जीन के दोनों विकल्प समान हो गए तो वो पादप क्या हो जाएगा, समयुग्मजीवी हो जाएगा। जैसे ये कैपिटल टी लंबेपन के लिए होता है और स्मॉल टी बौनेपन के लिए होता है। तो अगर जो पादप है उसमें जो दोनों ही विकल्प हैं वो क्या हो, समान हो, यानी कि दोनों ही विकल्प कैसे हो गए, या दोनों ही जो जीन के विकल्प है वो कैसे हो गए, लंबेपन के हो गए, तो वो पादप क्या हो जाएगा, समयुग्मजीवी पादप हो जाएगा। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, दोनों ही छोटे यानी बौनेपन के, तो भी ये पादप क्या हो जाएगा, समयुग्मजीवी हो जाएगा। अब समयुग्मजीवी तो क्यों है, क्योंकि दोनों विकल्प क्या है, समान है। अब यहां दोनों विकल्प समान है इसलिए समयुग्मजीवी है। और कैपिटल टी अपन किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, लंबेपन के लिए, तो ये पादप तो हो जाएगा समयुग्मजीवी लंबा। और ये स्मॉल टी अपन किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, बौनेपन के लिए, तो ये पादप हो जाएगा समयुग्मजीवी बौना। ठीक है। तो कहीं भी अपने को समयुग्मजीवी वर्ड दिखाई दिया, समयुग्मजीवी का मतलब क्या हो गया कि जो जीन के दोनों विकल्प हैं, यानी कि जो दोनों युग्म विकल्प है वो दोनों के दोनों क्या है, समान है, तो कैपिटल टी। ठीक है। या फिर स्मॉल टी, तो ये पादप कैसा हो जाएगा, समयुग्मजीवी पादप, या फिर इसे कहते हैं शुद्ध समयुग्मजीवी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, शुद्ध। क्योंकि इसमें दोनों ही जीन तो एक ही है आकार का, अब उस जीन के अंदर दो विकल्प हैं और वो दोनों विकल्प अगर समान है, मतलब इसमें बौनेपन का गुण कहीं भी छुपा हुआ ही नहीं है, ये पादप शुद्ध रूप से लंबा है, ये पादप शुद्ध रूप से बौना है। अगर अपन कहते थे इस तरह से, ये जो दोनों विकल्प है वो दोनों अलग अलग है, एक उसमें लंबेपन का लक्षण है और एक उसमें क्या है, बौनेपन का साथ में मिक्स है, तो ये पादप कैसा हो जाता, विषम युग्मजीवी, जो कि अगली डेफिनेशन है अपनी। तो विषम युग्मजीवी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सजीवों के शरीर में प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कुछ कारक पाए जाते हैं जिन्हें जीन कहते हैं। उस जीन के दो विप्रेषी स्वरूप होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। अगर वो दोनों विकल्पी असमान हो या फिर अलग अलग हो तो वो पादप क्या कहलाता है, विषम युग्मजीवी पादप कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, विषम युग्मजीवी पादप हो जाएगा। समयुग्मजीवी का मतलब दोनों विकल्प समान और विषम युग्मजीवी का मतलब दोनों विकल्प अलग अलग। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी अपने विषम युग्मजीवी की। सजीवों के शरीर में लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन होते हैं, उन जीन के दो विकल्प होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं, और अगर वो दोनों विकल्प समान हो तो वो पादप समयुग्मजीवी हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो दोनों विकल्प अलग अलग हो तो वो विषम युग्मजीवी हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विषम युग्मजीवी। अब बात आती है कि विषम युग्मजीवी में लंबा आएगा या बौना आएगा। तो विषम युग्मजीवी में हमेशा क्या आएगा, ये लंबा आएगा, बौना नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा बौना, वो बात अपन आगे करेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि ये पादप कैसा होगा, विषम युग्मजीवी लंबा, या फिर इसे अपन क्या कह सकते हैं, अशुद्ध भी कह सकते हैं, और या कह सकते हैं संकर। तो विषम युग्मजीवी लंबा, अशुद्ध लंबा या फिर संकर लंबा, ये तीन नाम हो जाएंगे इसके। ठीक है। तो ये पादप हो गया विषम युग्मजीवी लंबा, शंकर लंबा या फिर अशुद्ध लंबा। अब एक बात और आती है दिमाग में कि क्या इस तरह से भी हो सकता है क्या, छोटा टी पहले और बड़ा टी बाद में। तो ये प्रतीक गलत है, इस तरह से इसको यूज नहीं किया जाता। हमेशा जो पहले बड़ा वाला है उसी सिंबल को लिखेंगे। तो इसमें तीन ही टोटल केस बनते हैं, कैपिटल टी यानी समयुग्मजीवी लंबा, स्मॉल टी यानी समयुग्मजीवी और बौना, और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि विषम युग्मजीवी लंबा। ये जो चौथा केस है, एक टी छोटा पहले और एक बड़ा बाद में, ये नहीं बनता। तो ये समयुग्मजीवी लंबा, ये समयुग्मजीवी बौना और ये विषम युग्मजीवी लंबा। ठीक है। तो ये बातें हो गई विषम युग्मजीवी और समयुग्मजीवी के बारे में। ठीक है। तो चार डेफिनेशन देख लिए अपन ने, जीन, युग्म विकल्पी, समयुग्मजीवी, विषम युग्मजीवी। ठीक है।